मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। एक सफल किसान वर्षा जल को इकट्ठा करके ले रहे हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। अनार की सघन बागवानी करें, अधिक आय कमाएं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आधे से अधिक राज्य पानी की कमी से जूझ रहा है। राज्य के कई जिलों में सिंचाई करना तो दूर, बल्कि महिलाओं को चिलचिलाती धूप में पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ता है। लेकिन यदि किसान मन में ठान ले तो कठिन से कठिन काम को भी आसानी से कर सकता है। आज हम आपको ऐसे ही पानी से जूझ रहे गाँव भैराणा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र आवाना से मिलवाने वाले हैं, जिनके यहाँ पानी की गंभीर समस्या थी। तो इन्होंने वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए फार्म पॉन्ड बनाया और उसमें बत्तख सह मछली पालन कर रहे हैं। ये किसान फार्म पॉन्ड के पानी को तो फसलों में उपयोग में ले ही रहे हैं, साथ ही बत्तख और मछलियों को पालकर अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं से। देखिए, इस जमीन के ऊपर हमारे फार्म पे पानी की बहुत कम है, गहरा चला गया। राज्य में दिन प्रतिदिन होती जल की कमी फसलों के लिए सिंचाई ही नहीं बल्कि पीने के पानी की भी गंभीर समस्या देखने में आ रही है। पानी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वर्तमान में भूमिगत जल संकट काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और जो पानी भूमि में उपलब्ध है वह भी खारा है, जिसको किसी भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इन्होंने अपने खेत में फार्म पॉन्ड बनवाया और ये किसान फार्म पॉन्ड बनवाकर व्यर्थ बहने वाले वर्षा जल को इकट्ठा करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। जो मेरे पीछे पॉन्ड दिख रहा है, ये सरकार की सब्सिडी से इसमें मुझे 5 लाख रुपए मिले हैं। ये 50 बाई 50 मीटर और 3 मीटर गहरा है। ये सरकार ने तो इसलिए दिया है कि बरसात का जल है वो बचाने के लिए, लेकिन मैं बरसात का जल बचाने के बाद इसमें 3-4 फायदे ले रहा हूँ। जैसे इसमें 10,000 मछली के बीज डाले हुए हैं और इसमें बत्तख पालन भी कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि सब्सिडी मिली है सिर्फ पानी बचाने के लिए, मैं इसमें और भी फायदे ले रहा हूँ। किसान भाइयों, इन्होंने वर्षा जल को फार्म पॉन्ड में इकट्ठा किया। इस पानी को ये फसलों में तो सिंचाई के लिए उपयोग में लेते ही हैं, साथ ही इस फार्म पॉन्ड में मछली पालकर और बत्तखों का पालन भी कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने आम के आम, गुठलियों के दाम वाली कहावत को सिद्ध कर दिया है। इनको फसलों से भी आय मिल रही है और फार्म पॉन्ड में पाली गई मछली और बत्तखों से भी आमदनी मिल रही है और इनको पालने में कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं करना पड़ रहा है। अब इसमें 1 बीघा के अंदर 10,000 सीड में से कम 1.5-2 लाख की मैं हर साल मछली बेच रहा हूँ। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम होगी। जैसे इसमें बत्तख पालन है, इससे बत्तख का जो वेस्ट है वो फिश का फीड है और फिश का जो वेस्ट है वो पूरे फार्म में सिंचाई करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा हरा खाद भी है। तो इस तरह से ये IFS मॉडल का फार्म है कि एक दूसरे का पूरक है। इसलिए किसान भाई, बहुत से जयपुर के आसपास किसान भाइयों के पास फार्म पॉन्ड है, मेरा उनसे कहना है कि उसके अंदर मछली पालन, बत्तख पालन भी करो। आप इसमें सिंघाड़े की खेती भी कर सकते हो, मोती पालन भी कर सकते हो, कमल की खेती भी कर सकते हो। और मैं अभी ये जो दूसरा पॉन्ड बनाया है उसके ऊपर एक केज बना रहा हूँ इनके देसी मुर्गी और कड़कनाथ का। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि उसके नीचे जाली रहेगी, तो उसकी जो वेस्ट है वो नीचे मछली का फीड होगा और मुर्गी से भी मेरे को इनकम होगी। तो इसलिए किसान भाइयों से ये कहना है कि जिनके पास भी ये सब्सिडी में पॉन्ड बने हुए हैं वो सब मछली पालन, बत्तख पालन आदि कर सकते हैं। इससे किसान की है जो एक्स्ट्रा खेती के अलावा और एक्स्ट्रा भी इनकम होगी। और बाकी मैं कह रहा हूँ कि 1 बीघा के अंदर इतनी और कोई भी आप फसल कर लो, सब्जी कर लो, इतनी इनकम नहीं होगी और ये पानी का पानी बचेगा बरसात का। तो इस तरह से किसान अपनी इनकम बढ़ा सकता है।
इनको फार्म पॉन्ड बनवाने से कई तरह के फायदे हुए। इनका कहना है कि वर्षा का व्यर्थ बहने वाला पानी फार्म पॉन्ड में इकट्ठा करके फसलों की सिंचाई के काम में लिया जा रहा है, जिससे पानी की समस्या से छुटकारा मिला और फार्म पॉन्ड में मछली और बत्तखों को पालने से अतिरिक्त आय भी मिल रही है। फार्म पॉन्ड में मछली और बत्तखों को पालने से जो पानी फसलों में दिया जाता है उसमें पोषक तत्व भी फसलों को मिल जाता है, जिससे फसलों से अधिक उपज भी मिल रही है। ये किसान सिंचाई की सूक्ष्म पद्धति को अपनाते हैं, जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्रफल में आसानी से सिंचाई हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि वर्षा जल बचा के इस पौंड में हम करीब लगभग 10,000 जैसे सीड डाले हैं, तो 2-2.5 लाख की तो करीब मछली साल एंड में, जैसे ही जून में पानी कम होगा ना 4 फीट, तब हम जयपुर से ठेकेदार को बुला के इसका ठेका देते हैं। 2.25 लाख का लगभग ये जाता है। उसके अलावा जो बतख है, बतख के हम अंडों से हेचरी के अंदर, हमारी छोटी हेचरी है, उसमें बतख के अंडे करके बच्चे पैदा करते हैं। तो दूसरे जो किसान हैं और दूसरे किसान अपने पौंड में ले जाने के लिए भी बतख, तो ये 1100 से 2100 रुपये का जोड़ा भी बेचते हैं, एग भी बेचते हैं। इस तरह से इससे भी कुछ न कुछ इनकम होती है। और सबसे खास बात यह है कि पूरे पौंड से सिंचाई करते हैं, उससे भी बूंद बूंद सिंचाई से भी काफ़ी फायदा हो रहा है। तो इस तरह से 1 बीघा के अंदर किसान है वो कई तरह के काम करके इस फसल के अलावा, सब्जियों के अलावा, ये पौंड से भी काफ़ी फायदा इनकम कर सकता है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कम समय और कम पैसों में ज्यादा कमाई का सपना हर किसी का होता है। ऐसे में जरूरी है कि ऐसी फसल पर ध्यान दिया जाए जिसमें खर्च कम हो और लंबे समय तक आय देती रहे। अनार की बागवानी भी एक ऐसा ही काम है। अनार की खेती से लाखों तक की कमाई की जा सकती है और दिलचस्प बात ये है कि इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप भी अनार की खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार। किसान भाई, आप जानते हैं कि अनार जो हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में अनार को काफ़ी पसंद करता है। और ये पसंद इसलिए ही नहीं कि वो देखने में सुंदर है, इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें फाइबर और विटामिन के, सी, बी, आयरन, पोटासियम, जिंक के अलावा आप जानते हैं कि मेगा 6 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये इसीलिए ये शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, उपयोगी होती है। इसीलिए इस अनार का आप किसान भाई देखते होंगे या हमारे मार्केट में भी देखते होंगे कि सालों भर इसका डिमांड रहता है। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। अनार की खेती अगर आप किसान भाई करते हैं तो 3 से 4 साल के बाद जब आप इसकी रोपनी करेंगे तो 3-4 साल के बाद फल देना शुरू हो जाता है। उसके पहले आप इंटरवर्ती जो फसल आप उसमें ले सकते हैं, दलहनी फसल उसमें लगा के आप उसमें अंतर्वर्तीय फसल के रूप में उस खेत का उपयोग कर सकते हैं। अनार की खेती के लिए खास करके किसान भाई अनार की खेती अगर करते हैं तो 3-4 साल में तो आपको आएगा ही। और एक अनार के पौधे में कम से कम 50 से 60 फल लगेंगे और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहिए तो 150 से लगभग 150 कुंटल के आसपास फल मिलते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और ये अनार का जो खेती होता है, और जैसे कि नया बगीचा अगर लगाते हैं तो 2 समय में इसको भी आप लगा सकते हैं।
एक अगस्त सितंबर मौसम में लगा सकते हैं और दूसरा फरवरी मार्च में जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है जाड़ा के बाद, विंटर के बाद, तो उस समय भी आपकी इसका रोपनी कर सकते हैं। अनार जो है उपोष्ण जलवायु का पौधा है, इसीलिए इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके कुछ प्रभेद जो है काफ़ी कॉमन है और लगभग जो है विपरीत परिस्थिति में वो सरवाइव कर जाता है। जैसे गणेश प्रभेद है, कई जगह पर इसका परफॉर्मेंस खासकर बढ़िया होता है। इसके अलावे कई प्रभेद है, गणेश के अलावे ज्योति है, मृदुला है, ये सब प्रभेद भी काफ़ी बढ़िया है। इसको भी आप किसान भाई लगा सकते हैं। और जब लगाएंगे तो उसमें खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें, 3-4 जुताई कर लें, उसका खरपतवार निकाल लें और उस बराबर मात्रा में जब खेत को समतलीकरण कर लेते हैं, 5 मीटर के दूरी पर आप पीट बना लें। पीट 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 6, यानी कि चौड़ाई, लंबाई और गहराई 60 सेंटीमीटर होना। 60 सेंटीमीटर 60 × 60 × 60 यानी 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर का आपको गड्ढा खोदना है। उस गड्ढे में आधी ऊपर की जो मिट्टी होती है किसान भाई, उस मिट्टी को आप अलग रखें, आधी 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर जो नीचे की मिट्टी होती है वो अलग कर दें। जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, DAP 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। जब आप भर देते हैं तो बरसात शुरू होने से यानी कि मई में 15 जून तक आप 15 जून 3-4 बारिश उसको खाने दें। जब वो बराबर बैठ जाता है तो उसी में संध्या के वेला में आप पौधे का रोपण करें। तो उसमें स्पेसिंग के लिए किसान भाई जो स्पेसिंग रखते हैं, पौधे से पौधे 6 मीटर की दूरी रखें और कतार से कतार 6 सेंटीमीटर रखें। इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कर रहे हैं और मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है अनार, उसको भेज के और उसका इनकम ले रहे हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं जिला कृषि मौसम इकाई हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आकाश में बादलों की स्थिति लगभग साफ रहेगी। वर्षा नहीं होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच एवं न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए किसान भाई फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान सब्जी और फलों में चेपा आक्रमण की निगरानी करें। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में 5वीं सिंचाई दूधिया अवस्था पर, चौथी सिंचाई के 15 से 20 दिन बाद करें। जौ की फसल में चेपा कीट दिखाई देने पर नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जौ की फसल में दीमक कीट का प्रकोप होने पर क्लोरोपायरीफास 20 EC दवा 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ उपयोग करें।
जायद में मूंग की बुआई मार्च के महीने तक कर लें। इसके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार हैं: SML 668, जमुनोत्री के 851, MUM2 गंगोत्री, सत्या एवं IPM 2-3। बुआई से पूर्व बीजों को राइजोबियम कल्चर तथा PSV कल्चर से अवश्य ही उपचारित करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कुबेरा, जिला डूंगरपुर से दयानंद जी ने। आप कृषि वानिकी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दयानंद जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कृषि वानिकी पद्धति के बारे में। कृषि वानिकी पद्धति में हम पेड़ों के साथ जो है फसलें एवं पशुपालन किस तरह से कर सकते हैं, ये उसके बारे में बताती है। कृषि वानिकी की अलग अलग जगह के हिसाब से बहुत सारी पद्धतियां हैं। अगर आपकी जमीन थोड़ी समतल है तो उस जमीन में आप फ्रूट बेस्ड एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम जो है लगा सकते हैं। फ्रूट जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आप मैंगो के साथ, लीची के साथ एवं सिट्रस फ्रूट्स के साथ जो है बहुत सारी फसलों को लगा सकते हैं। फलदार पौधों के साथ कृषि वानिकी पद्धति लगाने का ये महत्व है कि फलदारों से भी हमें फलों से भी इनकम मिलती रहेगी एवं जो है फलों का जो हाइट है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, जिससे कि पेड़ों की जो है शेड भी फसल पे नहीं पड़ती है, तो उत्पादक क्षमता पे बहुत ज़्यादा विपरीत फसल प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी की व्यवस्था है तो हम बहुत सारी वेजिटेबल क्रॉप जैसे कि टमाटर, कैप्सिकम, पीज एवं गेहूँ इत्यादि को हम ले सकते हैं। ये है एग्री सिल्वीकल्चर पद्धति, जिसमें कि पेड़ों के साथ जो या तो चारे के पेड़ हों जैसे कि मोरस, ग्रीविया इत्यादि। जो हमने आजकल जो है फसलों का जो चयन किया है, इसमें ये गार्लिक लगाया है, हमारे पास व्हीट भी लगी है और हमारे पास लेंटिल भी लगा हुआ है। पॉपुलर और इक्विलेटस जो है हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और जो इंडस्ट्रीज है उसकी डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं। खासकर पॉपुलर के जो पेड़ होते हैं, पॉपुलर के पेड़ बहुत तेजी से बढ़ते हैं तथा इसमें हम कोई अगर इसकी शेड को कम करने के लिए हम इसकी कटाई जो है समय समय पर करते रहते हैं एवं इसके नीचे शुरू में जो है हम गेहूं वहाँ दूसरी फसलें भी ले सकते हैं 1-2 साल तक। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। कृषि वानिकी प्रणाली के अंतर्गत लगाए गए वृक्ष वायुमंडल को स्वच्छ बनाने में मदद करते हैं। ये वृक्ष वायुमंडल में फैली प्रदूषित एवं हानिकारक गैसों की मात्रा को कम करके पर्यावरण अपरदन, साथ ही वृक्ष मृदा इसके साथ संतुलन को बनाए रखते हैं, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। इसके अलावा हम जो है अगर पेड़ों के साथ, इमारती लकड़ी वाले पेड़ों के साथ जो हमें कृषि वानिकी पद्धति अपनानी है तो हमें उसमें एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसका बहुत विशेष महत्व है। इसी पे ही हमारी इस पद्धति की सफलता जो है निर्भर करती है। तो हमें पेड़ों की दूरी जो है लाइन टू लाइन उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये लगभग 9 से 9 मीटर से अधिक हो तो यह हमें पेड़ों के फसलों पे विपरीत प्रभाव को कम कर सकते हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत ऐसे वृक्षों को उगाना चाहिए जो बहुत तेजी से बढ़ने वाले हों, जिससे कृषक अपने लाभ हेतु कम समय में ही अधिक उपज प्राप्त कर सकें। कृषि वानिकी में लंबी जड़ों वाले वृक्षों को उगाना बहुत लाभदायक होता है। ये जड़ें भूमि में जाकर नीचे से पोषक पदार्थों को ऊपर लाती हैं, जिस कारण कृषि फसलों को फायदा पहुंचता है। कृषि वानिकी पद्धति के ये लाभ हैं कि कृषि वानिकी पद्धति द्वारा हम जो है अपनी उपज को या तो स्थिर रख सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कृषि वानिकी पद्धति द्वारा हमें लकड़ी,
चारे की समस्या, ईंधन की समस्या को समाधान हम अपनी जमीन से कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि वानिकी पद्धति से हमें जो है क्लाइमेटिक जो रिस्क होता है उसको भी कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमें अपने जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन में कृषि वानिकी पद्धति एक विशेष महत्व रखती है। इसके अलावा कृषि वानिकी पद्धति द्वारा हम अपनी जमीन की उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जो और पानी को संरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आजकल जैसे हमारा मौसम जो है गर्म हो रहा है, ये मौसम को कैसे ठंडा रखना है और बदलते मौसम के साथ साथ हम कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं जिससे कि हमारी उत्पादक क्षमता जो है स्थिर रखे। इसमें यह कृषि वानिकी पद्धति बहुत योगदान देती है। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा की इसी कड़ी में कार्यक्रम में आज जो दूसरा प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बुसरा, जिला उदयपुर से मंगेश कुमार जी ने। आप तसर रेशम कीट पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मंगेश जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं जो अन्नदाता इस कार्यक्रम से जो भी है हमारा कृषक बांधव लोगों को जो भी गतिविधियां का जो तसर रेशम का गतिविधियों को जो जानकारी लेने के लिए मैं अन्नदाता को बहुत आभार हूं, ताकि कृषक भाइयों और बहनों को इससे बहुत सुविधा में होगा और उससे बहुत सारा आमदनी होगा। तसर रेशम कीट पालन में विभिन्न कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है जो कि रेशम के कीटों को काफी क्षति पहुंचाते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए आप चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें और कोई मृत कीट हो तो उसे तुरंत जमीन में दबा देना चाहिए। जो खेती बाड़ी का बढ़िया से आप निष्क्रमण करिए, ताकि जो ब्लीचिंग और चूना का जो मिश्रण के साथ आप पूरा जो अपना जो खेती बाड़ी का जो निष्क्रमण करिएगा। आगे से जो भी जो फार्म वेस्ट जो रहता है उससे जो छोटा सा स्तर से जो उसका जो भी जलन करा दीजिए, ताकि जो पैथोजन जो भी रहेगा वो पूरा साफ हो जाएगा, ताकि आगे का आपका जो बीज का फसल और बढ़िया से आपको गुणवत्ता का जो बीज गोटी मिलेगा और उससे आपका आमदनी भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो अगले फसल का जो अभी मार्च के अंदर आपका जो प्रूनिंग करवाना, ताकि आपका अच्छा सा पौधा और जो क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा और सही समय पे आप अपना जो नेक्स्ट बीज फसल आप ले सकेंगे। और जैसा आपका एक बार अपना जो भी जो प्रूनिंग हो गया, जो पहला जो नेक्स्ट मानसून के पहले मतलब जो मई का आसपास में जो भी गाल वगैरह जो आता है उसका जो हमारा जो भी तकनीकी है आप अपनाइए, और उसके साथ साथ यूरिया का जो स्प्रे करिए, ताकि अपना जो फसल का मतलब जो पौधा का जो गुणवत्ता बढ़ेगा। तसर रेशम कीट पालन में स्वस्थ वातावरण एवं सफाई का विशेष महत्व है। कीट पालन स्थल को साफ एवं स्वच्छ रखा जाए और पौधों के आसपास की घास की साफ सफाई करें। सूखी तथा रोग ग्रसित शाखाओं को काट कर हटा दें। हमारा जो बीज फसल जो खत्म हो चुका है, अभी किसान भाई जो अपना जो भी पौधा जो जहाँ है खेती बाड़ी का, इसमें पूरा जो पैथोजन जो लगे हुआ है उसका निसंक्रमण करना बहुत उचित है। अभी जो इसके लिए जो 9 बाग चुना और 1 बाग जो ब्लीचिंग पाउडर का मिश्रण को पूरा छिड़काव करिएगा, और उसके साथ साथ जो अपना पौधा का पूरा जो चारों ओर जो बेसिन लगा के, उसके साथ साथ जो फरवरी अंत या मार्च का जो शुरुआत में अपना जो सेकेंडरी ब्रांचेस जो होता है उसका जो प्रूनिंग करवा दीजिएगा, और जो बहुत पुराना जो पेड़ है उसका जो पोलार्डिंग करिए, ताकि अपना आगे वाला जो बीज फसल का अच्छा गुणवत्ता का जो पौधा का
जो भी है पत्ता जो मिल के अपना जो आगे का बेसिक सीड प्रोडक्शन में बहुत अच्छा होगा। बस मेरा विनती यही है कि इस तरफ से किसान भाइयों अपना पूरा जो खेती बाड़ी का बढ़िया से जो ठीक ढंग से आपका पौधा का आप अच्छा सा मेंटेन करिएगा, ताकि आगे का बेसिक सीड क्रॉप का बहुत अच्छा आपको जो गोटी मिलेगा और आपका आमदनी बढ़ेगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।